मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, हम लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रमुख चरण। देखो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है जो दुनिया में अपनी उपस्थिति कायम किए हुए है। हम ये देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ अपनी शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। देखो दुनिया में लोकलिटी में जहाँ कहीं भी झगड़े होते हैं, झगड़े होने के बाद शांति की बात की जाती है और भविष्य में झगड़े नहीं हो, इन चीज़ों की बात की जाती है, समझौतों की बात की जाती है। ये एक सामान्य बात है। देखो साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध का सिनेरियो ऐसे है कि एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्रों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था शुरुआत में, तो मित्र राष्ट्रों के गठबंधन ने ये बात ठान ली कि हमें धुरी राष्ट्रों को पराजित करना है और इस पराजित करने की कड़ी के लिए मित्र राष्ट्रों की संख्या बढ़ती गई और मित्र राष्ट्रों ने आगे चल के विश्व में शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रयास किया। इसको हम चरणबद्ध तरीके से देख सकते हैं। देखो साथियों, इसमें पहला प्रयास है अटलांटिक चार्टर। उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में युद्ध पोत पर साथ में चल रहे थे रूजवेल्ट और चर्चिल। ये बात है अगस्त 1941 की, अगस्त 1941 में रूजवेल्ट जो कि अमेरिकन राष्ट्रपति थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, ये दोनों साथ साथ चल रहे थे और इन्होंने ये आवश्यकता महसूस की कि हम सब मिलकर एक तरह से धुरी राष्ट्र उनका मुकाबला करेंगे, उनको पराजित करेंगे और आगे चल के हम विश्व शांति की स्थापना के लिए प्रयास करेंगे। तो इन्होंने एक प्रलेख पर हस्ताक्षर किए। एक प्रलेख पर ये दोनों सहमत हुए जिसमें तमाम बातें थीं, 8 प्रमुख सिद्धांत थे, जिनमें एक मुख्य बात जो उपनिवेशवाद है उसके समाप्ति की बात भी इन्होंने कही थी और राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार को इन्होंने इसमें अब प्रमुखता से रखा था। दूसरा बिंदु है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ये बड़ा महत्वपूर्ण चरण है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए का एक शहर है जहां 1 जनवरी 1942 को एक सम्मेलन हुआ जिसमें 26 देश शामिल हुए थे। ये मित्र राष्ट्र थे और इन मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और ब्रिटेन, ये प्रमुख देश थे जो बढ़ चढ़ के लगभग सम्मेलनों में भाग ले रहे थे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इस बात पर सहमति बनी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया जाएगा जो विश्व शांति की स्थापना करेगी और यूएनओ के निर्माण की घोषणा सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुई। साथियों, इसमें यह तय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा की जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया जाएगा। ये घोषणा पहली बार सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में की गई। अगला चरण है इसका कासाब्लांका सम्मेलन। कासाब्लांका जगह मोरक्को में है। जनवरी 1943 में यहाँ सम्मेलन हुआ था जिसमें चर्चिल, रूजवेल्ट इन्होंने भाग लिया और इन्होंने इटली का जो प्रमुख क्षेत्र है सिसिली, उस पर आक्रमण की योजना बनाई थी क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था। युद्ध के एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में, द्वितीय विश्व युद्ध के परिवेश में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। ये दोनों गतिविधियां साथियों साथ साथ चल रही थी। युद्ध भी चल रहा था और शांति की बात भी साथ साथ चल रही थी कि अगर हम जीते तो हम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करेंगे जो पूरी दुनिया में शांति के लिए काम करेगी। अगला चरण है मास्को सम्मेलन। ये नवंबर 1943 में हुआ था। इसमें पहली बार यूएनओ की स्थापना का निर्णय लिया गया कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाएगी। ये निर्णय यहाँ प्रमुखता से लिया गया और इसमें ये बात दोहराई गई कि जो दुनिया के तमाम देश हैं सभी छोटे बड़े देशों को समानता के आधार पर यूएनओ का सदस्य बनाया जाएगा। अगला तेहरान सम्मेलन ये नवंबर 1943 में हुआ था।
इसी कड़ी में इसमें चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टोलिन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की प्रतिबद्धता पुनः दोहराई। इन्होंने ये कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को लेकर गंभीर हैं और इसकी स्थापना जल्द ही की जाएगी। अगला सम्मेलन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जुलाई 1944। ये अमेरिका का एक शहर है जहाँ 44 देशों ने भाग लिया था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो आई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन सभी विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये बात इसमें निकल के आई कि पूरी दुनिया में शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जा रही है, लेकिन दुनिया में शांति की स्थापना तभी हो सकती है जब दुनिया की अर्थव्यवस्था सही हो, लोगों का जनजीवन सही हो, लोग जो प्राथमिक आवश्यकताओं से जूझ रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी संस्था हो जो काम करे। तो सबसे पहले जो लड़ाइयों की जड़ होती है, झगड़ों की जड़ होती है, चाहे झगड़े पारिवारिक हों, राष्ट्रीय हों, अंतर्राष्ट्रीय हों, उन झगड़ों की जड़ में कहीं ना कहीं हम आर्थिक कारण ढूंढ लेते हैं, अर्थात उनके पीछे आर्थिक कारण होते हैं। तो हमें सबसे पहले ऐसी आर्थिक संस्थाओं की स्थापना करनी पड़ेगी जो गरीब, पिछड़े, अविकसित, विकासशील राष्ट्रों के लिए आर्थिक सहायता कर सकें। तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन दो आर्थिक संस्थाओं की स्थापना का निर्णय यहाँ लिया गया। एक तो विकास एवं पुनर्रचना के लिए विश्व बैंक और दूसरा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। इन दोनों की स्थापना का निर्णय यहाँ लिया जाता है। इसीलिए इन दोनों संस्थाओं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को हम ब्रेटन वुड्स संस्थाएं भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ये निर्णय सबसे पहले लिया गया। अगला है डम्बल्टन ओक्स सम्मेलन, अक्टूबर 1944। देखो साथियों, डम्बल्टन ओक्स सम्मेलन है, इसमें प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका पहली बार प्रारूप डम्बल्टन ओक्स सम्मेलन में तैयार किया गया कि UNO का प्रारूप क्या होना चाहिए, एक तरह से इसका क्या मसौदा होना चाहिए, कैसे इसके दस्तावेज बनेंगे। दूसरा इसमें निर्णय लिया गया, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग बने हैं उन 6 अंगों का यहाँ निर्णय लिया गया कि महासभा, सुरक्षा परिषद और उसके बाद सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आर्थिक सामाजिक परिषद और न्यास परिषद। जो ये 6 अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं, ये 6 अंग, इनकी संरचना किस प्रकार होगी, इनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार होगी। हाँ, एक बात इसमें जरूर महत्वपूर्ण है कि डम्बल्टन ओक्स जो ये था सम्मेलन, इसमें सुरक्षा परिषद में जो वीटो पावर है उसके मुद्दे पर मत विभाजन की स्थिति दिखी, तो इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। इस पर अंतिम निर्णय अगले सम्मेलन में हुआ। अगला सम्मेलन है याल्टा सम्मेलन। सोवियत संघ का एक हिस्सा था क्रीमिया, जो आज देश है, और क्रीमिया का एक शहर था याल्टा। याल्टा में फरवरी 1945 में सुरक्षा परिषद में वीटो का निर्णय लिया गया। पराजित जर्मनी पर नियंत्रण, जो जर्मनी पराजित हो रहा था उस जर्मनी को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, कैसे प्रशासित करेंगे, इसमें सोवियत संघ भी था और इसमें सोवियत संघ के साथ इसमें अमेरिका था और फ्रांस था, ब्रिटेन थे, कि किस प्रकार इसको, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि उसका पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के खेमे में और जो पश्चिमी हिस्सा है वो बराबर संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के अधीन रहेगा। दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु था जो डम्बल्टन ओक्स प्रस्ताव में छूट गया था, वो था वीटो, मताधिकार। एक तरह से सुरक्षा परिषद जो कि दुनिया का पुलिसमैन है, उस संस्था में मताधिकार की क्या स्थिति रहेगी, उसमें जो एक तरह से उनको वीटो पावर दिया जाएगा, निषेधाधिकार दिया जाएगा, उस पर कैसे सहमति बनेगी। तो इसमें यह सहमति बनी कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन महत्वपूर्ण विषयों पर 5 सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उनको निषेधाधिकार की शक्ति रहेगी और उनको उसमें दोहरा निषेधाधिकार दिया जाएगा। पहला निषेधाधिकार इस बात का कि वो सदस्य ये तय कर सकेंगे कि कौन सा विषय सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषय है और कौन सा प्रक्रिया का सामान्य विषय है, ये तय करने में भी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। फिर महत्वपूर्ण विषयों पर पुनः वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। अतः दोहरा निषेधाधिकार इसे हम कहते हैं। दूसरा एक इसमें महत्वपूर्ण बात थी, जो अगला सम्मेलन था जो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण था, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। इसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो 1945 में आयोजित किया जा रहा है, अप्रैल 1945 में, इस सम्मेलन में कौन कौन शामिल होगा, कैसे कैसे आएंगे, किस किस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, ये सारी पृष्ठभूमि इसमें ही तैयार कर ली गई थी।
अगला और अंतिम चरण है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। देखो साथियों, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल से लेकर 26 जून 1945 तक चला था। इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मसौदा है, दस्तावेज है, उस पर लंबी बहस हुई थी, चर्चा हुई थी, वाद प्रतिवाद हुआ था और अंत में इस पर वोटिंग हुई थी। वोटिंग में ये देखा गया था कि कुल 51 राष्ट्रों ने इस पर मतदान किया था। 50 राष्ट्रों ने शुरुआत में 26 जून तक 1945 तक, और पोलैंड ने हस्ताक्षर बाद में किए, इसीलिए कुल 51 राष्ट्र इसमें थे। इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी राष्ट्रीय संप्रभुता का सिद्धांत। सभी राष्ट्र समान हैं, सभी राष्ट्र संप्रभु हैं, सभी राष्ट्रों को समान अधिकार के सिद्धांत की वकालत चार्टर के अंतर्गत की गई। दूसरा था, जो चार्टर था उसका अनुमोदन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर हम कह सकते हैं एक तरह से यूएनओ का संविधान है, यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इवन अगर कोई राष्ट्र चार्टर को अनुमोदन नहीं करता या चार्टर के सिद्धांतों का फॉलो नहीं करता है, वो यूएनओ से निष्कासित किया जा सकता है, ये स्थिति है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विधिवत कार्य करना आरंभ कर दिया। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस मनाते हैं। धन्यवाद।